अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी आज बात करें कि वो सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते बल्कि वो हमें देख कर सीखते भी हैं। हम जिस अंदाज में लोगों के बारे में बात करते हैं, जिस लहजे में किसी पर तनकीद करते हैं या जिस तरह दूसरों की बुराई करते हैं, वो सब खामोशी से बच्चों के जहन में महफूज होता रहता है। हम ये समझते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें क्या ही समझ आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि बचपन में सुनी हुई बातें और देखे हुए रवैये आगे चलकर इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अगर घर में हर वक्त दूसरों की बुराइयां होती रहें तो बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता यही सीखता है और दूसरों में सिर्फ़ और सिर्फ खामियां ही तलाश करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे अखलाक वाले हों, पॉजिटिव सोच रखने वाले हों और दूसरों की इज़्ज़त करने वाले हों, तो बच्चों के सामने दूसरों की जो बुराइयां हैं वो करने के बजाय इनकी अच्छाइयाँ बयान करें। इख्तलाफ हो भी तो अच्छे तरीके से बात करें और इन्हें ये सिखाएं कि हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। बच्चे एक खाली कागज़ की तरह होते हैं। हम जो अल्फाज, रवैये और सोच इनके सामने रखते हैं वही इनकी शख्सियत का हिस्सा भी बन जाती है। इसलिए जो आपके वर्ड्स हैं वो सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारी एक बात है वो किसी बच्चे के दिल में बरसों के लिए जगह बना ले। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो सांस की बीमारियां उनके बारे में, क्योंकि जो एलर्जी है या दमा है या मुख्तलिफ जो लंग्स के अमराज हैं आजकल एक संगीन मसला बन चुके हैं और बदलते मौसम और आलूदगी की वजह से ये तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। तो आज हम हकीम से ये जानेंगे कि इन बीमारियों का मुस्तकिल हल क्या है और किन कुदरती अज्जात से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम इसाक सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि इस मौसम में जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं या सांस का मसला होता है उनके लिए बड़ा ये तकलीफ दह मौसम होता है, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ़ होती है या सांस लेने में मुख्तलिफ उनको मसाइल पेश आ रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत से मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ लाहौर की बात करूँ, द वर्ल्ड पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड लाहौर, पोल्यूशन सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ख़ास पर फ़िज़ाई पोल्यूशन जो होती है जिसके अंदर धुआं है आ जाता है, गर्दो गुबार आ जाता है, ये पोलन्स वगैरह आ जाती हैं और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं। ये इसके अंदर इतनी नाइनो साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं जो डायरेक्ट आपके एल्वोलाइज़ यानी फेफड़ों के जो एल्वोलाइज़ होते हैं वहाँ तक जाके उसके लंग्स को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो सकती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए और इस मौसम में जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनको डाइट में क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डाइट ऐसी चीज़ है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती है। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं यकीनी तौर पर आप वैसे भी हेल्दी होते हैं और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती और आपका सांस ख़राब नहीं होता। इसमें ख़ास पर जैसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ वगैरह हो सकती हैं, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, मुख्तलिफ़ सीड्स वगैरह हैं और इस तरह हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स आते हैं। प्रोटीन से कार्ब हैं और फाइबर्स का इस्तेमाल हम अच्छे अंदाज में करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। इसे तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर, यानी आपको पहले अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना चाहिए कि इतना इम्यून स्ट्रांग हो जाए ये चीज़ें आप पे अटैक ही ना कर सके। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जिन लोगों को दमे का मसला है या जिन लोगों को एलर्जी है उनके लिए आपके पास क्या टोटका है? बेसिकली तिब के अंदर तो टोटके होते नहीं है ना, यहाँ पर आपा आई है वो जो टोटके बता के जाएगी। बेसिकली तिब जो है इसके अंदर एलर्जी और दमे का परफेक्ट और कंप्लीट क्योर है। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए ये एलर्जी है और सारी ज़िंदगी एलर्जी की दवाइयाँ खाते रहें और इन एलर्जेंट से आप बचेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जैसे ही आप इसका जद में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और दमा जो है वो सांस के आखिरी दम तक जाएगा और आपका ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल एक मिथ है, ये गलत बात है कि दमा दम से जाता है। दमा काबिल इलाज है। तिब ने इसके बाकायदा रूट काज पे से काम किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन जो है वो हर एक मरीज़ को दिए जा रहे हैं कि ये दमे का इलाज हो जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई एक नुस्खा नहीं है जो हर मरीज़ के लिए कारआमद हो, बल्कि तिब ने दमा के लिए 3 अक़साम बताई हैं। यानी एक वो दमा होता है जो रतूबात की ज़्यादती से होता है, यानी खिलते बलगम के बिगाड़ से होता है।
दूसरा वो दमा होता है जो खुश्की और सर्दी की ज़्यादती से होता है, जिसे हम तिब के अंदर कहते हैं कि ये सौदा की ज़्यादती से होता है। और तीसरा ऐसा होता है जो गर्मी की ज़्यादती से, जी तिब कहते हैं, सफरा की ज़्यादती से होता है। लिहाजा आपने दमे का इलाज करना है तो सबसे पहले जो आपके तिब के जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक उसकी तशख़ीस करेंगे, और फिर जब उसका इलाज करेंगे तो ये दमा क्या, एलर्जी क्या, कोई भी मर्ज़ हो इंटरली क्लियर होती है। और ये मैं बात बड़े वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया है दमे का, जो कि 100% क्योर हुए, क्योंकि तिब जो है वो मर्ज़ को दबाती ही नहीं है, मर्ज़ की असल वजह को ठीक करती है। अब आप नुस्खे की बात करेंगे तो नुस्खे इसमें ये होते हैं कि वो लोग जिनको बलगम की ज़्यादती से एलर्जी दमा हो जाता है, अब उसमें कैसे एक आम ले पर्सन, आम बंदे को कैसे पता चलेगा ये इसको ये दमा जो है वो बलगम रतुबात की ज़्यादती से, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम पेशेंट को देखते हैं, उससे पूछ सवाल करते हैं, और फिर उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बलगम की रतुबात की ज़्यादती से हुआ था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ज़बान को देखेंगे। ऐसा मरीज जिसमें रतुबात की ज़्यादती, उसकी ज़बान जो है कि उसके अंदर वाटर कैंड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, वो फूली हुई होगी और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की लेयर लगेगी। अच्छा। अब आप उसकी नब्ज़ पे हाथ रखेंगे, जैसे हमने इसकी नब्ज़ पे यूँ हाथ रखा तो उसकी नब्ज़ इंतहाई हड्डी के साथ जाके लगी होगी, बहुत ऐसा चलेगी। और फिर जब आप उससे यूरिन की बात करेंगे तो कहते हैं मुझे यूरिन बार बार आता है और वाइट इन कलर तक काफ़ी मिकदार में आता है। फिर जब आप उसके बीपी की बात करेंगे तो उनको ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। तो जिन पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के अंदर बरतूब मौसम के अंदर, जैसे कि बारिशों का महीना आ रहा है, ये जब हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को जो दमा होता है वो हमेशा बलगम की ज़्यादती से होता है। अगर हम ऐसी अद्वियात दे दें जो रतुबात को, जिस्म के बड़ी रतुबात को जिस्म के अंदर बैलेंस कर दें, तो इनका सांस ठीक हो जाता है। और जब इनको दमे का अटैक होता है, सबसे बड़ा की सिम्टम क्या आएगा, ये खांस, इनकी बलगम चूँकि बड़ी पतली सी पानी की तरह होती है, और खांसते ये बलगम तो निकलती नहीं है बल्कि इनको कै हो जाती है, और उसके अंदर पानी की तरह रतुबत जो है बलगम वो खारिज होती है। जब ये सिम्टम पेशेंट हमारे पास लेके आता है तो फिर हम उनके लिए एक नुस्खा तजवीज़ करते हैं। अगर वो नुस्खा मरीज है वो चंद हफ्ते रेगुलर इस्तेमाल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका दमा मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके किचन में मौजूद हैं। ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि बाज़ार से जाके ख़रीदनी पड़े, मैक्सिमम चीज़ें आपकी किचन में मौजूद हैं। और इसी तो हम कहते हैं, आप ज़्यादातर आपकी सेहत का राज आपके किचन के अंदर पोशीदा है, सिर्फ आपको उसको डिटेक्ट करना होता है कि आपकी मिजाज के मुताबिक कौन सी दवा ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम साहब क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं जवेद बात कर रहा हूँ गुजरावाला से, मडियाला टेका से। जी जी, सवाल कीजिए। मेरा बेटा है 13 साल का, तो इनका मसला ये है कि उसको कभी ना बुखार आता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी वो फिर बीमार हो जाता है। तो उसको सांस का भी मसला है काफी दिनों से, दो महीनों से। ठीक है जी हकीम साहब, वो कह रहे हैं बेटा उनका 13 साल का है, तो बुखार का मसला है, कभी बुखार होता है कभी उतर जाता है, और उसके अलावा सांस का मसला है बहुत ज़्यादा। जी, ऐसे बच्चे जिनको आप बता रहे बार कभी बुखार होता है कभी ठीक हो जाता है, तो असल में एक तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कम हो चुकी है, और आम तौर पर ऐसे लोगों बच्चों में टाइफाइड जो होता है वो बुखार होता है, यानी बुखार उनका पुराना हो जाता है, वक्ती तौर पे इलाज थोड़ा 2-4 दिन किया, रुक गया, दोबारा फिर जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, दोबारा फिर बुखार हुआ, तो उनको चाहिए कि इसको चेक करें कि वाकई बच्चे को टाइफाइड बुखार है या नहीं है। तो जो नुस्खा मैंने दमे के लिए बताया है, जो आंतों की सोजिश की वजह से होता है, जो आंतों की म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर सोजिश की वजह से बुखार होता है, और फेफड़ों की जो नालियों के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसके सोजिश की वजह से इनको दमे का अटैक होता है। जो सोजिशी दमा है उसके लिए जो हमने नुस्खा बताया है वो सुहागा, मुलट्ठी और रेमन चीनी वाला नुस्खा, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ बच्चे का बुखार भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उनका सांस का मामला भी ठीक हो। लेकिन इसको 2 से 3 माह रेगुलर इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे को पुराना ये तकलीफ़ हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है हकीम साहब, ये बताएं कुछ लोगों को ना इन्हेलर लग जाता है, और इन्हेलर कहते हैं एक दफ़ा लग जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसके बगैर आप गुजारा करें। तो जो हिकमत है उसमें इन्हेलर से छुटकारा पाना है, या इन्हेलर का कोई ऑल्टरनेटिव है? पहले तो ये आप बताइए, क्या इन्हेलर इलाज है? इन्हेलर इलाज तो है ही नहीं, मैनेज करने के लिए जस्ट एक्सपोर्टिंग है ना। आपका मर्ज एज इट इज़ रहता है। इन्हेलर में होते क्या, आपके स्टीरॉइड्स हैं, वो फॉर टाइम बीइंग जाके आपके सांस की नालियों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको वक्ती तौर पे वो क्लियर करते हैं, सांस आना शुरू हो जाता है,
और मरीज़ को थोड़ा जो रिलीफ हो जाता है, मगर कितनी देर के लिए, कुछ चंद घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो असल में जब तिब इलाज करती है वो तो मर्ज़ का इलाज करती है। जब मर्ज़ ठीक हो जाता है तो फिर उसको इन्हेलर की ज़रूरत भी नहीं रहती। अब हम ये कि इन्हेलर का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो तिब ऐसी बिल्कुल वक्ती इलाज करती ही नहीं है। हाँ, जिसका अगर मुकम्मल अब इलाज नहीं हुआ और उसको शदीद अटैक भी हो चुका है तो फिर उसके लिए जो प्रिस्क्राइब किया गया इन्हेलर उससे वक्ती तौर पे वो यूज़ करें, लेकिन मुस्तकिल इलाज के लिए कि किसी भी अच्छे हकीम के पास मालिज से रजू करें जो उनके मिजाज की तशख़ीस करे और उसके मुताबिक जो नुस्खा जात बताएँ, उनके मिजाज में जो नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका दमा ठीक हो जाएगा। जब दमा ठीक हो जाए तो इन्हेलर की ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, हम स्टीम के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा था कि गर्मियों में भी ले सकते हैं और स्पेशली इस मौसम में, तो ये बताएं कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे सांस की नालियों के लिए बहुत अच्छी हैं। अब देखिए, जिन लोगों को तो बलगम की ज़्यादती से, जैसे बताया था, जिनको खांसे कह हो जाती है और उसके बाद उनको उनकी तशख़ीस होगी कि उनको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो हम उनको कहते हैं लौंग और दालचीनी का जो है उसकी स्टीम देंगे, तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इस तरह जैसे हमने बताया सर्दी के मौसम में मैंने पुदीना, उसकी हम स्टीम देंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। और जिन लोगों को गर्मी की ज़्यादती की वजह से होता है उनको हम यूकलिप्टस यानी सफ़ेदा जो है उसके पत्तों के जब हम उनको स्टीम देते हैं तो उससे उनका गर्मी की वजह से, जिनको गले में बार बार इरिटेशन हो रही होती है, जिनको बार बार गले में खराश होती है और बार बार उनको अटैक होता है, जिनकी बलगम कभी पीले रंग की, कभी सफ़ेद रंग की, कभी पतली, कभी गाढ़ी होती है, तो और ये गर्मियों में ज़्यादा होती है और ये दिन को ज़्यादा अटैक होता है, तो इन लोगों को आप सफ़ेदे के पत्तों का अगर से जो स्टीम देते हैं तो वो ठीक होते हैं। और फौरी रिलीफ देने के लिए मैं आपको ये कहता हूँ, सादा सफ़ेदे के पत्ते लीजिए, उसे हाथ में अच्छी तरह मसलिए और उसे थोड़ा सा इन्हेल कीजिए। जैसे आप इन्हेल करेंगे उस यूकलिप्टस की, उसके अंदर जो यूकलिप्टस ऑयल है उसके वेपर जैसे ही उनके सांस की नालियों में जाएंगे, फौरी तौर पर गर्मी की वजह से होने वाला जो दमा है या सांस का प्रॉब्लम है उससे रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मुख्तलिफ़ कहवे लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जो लंग्स हैं उनकी हेल्थ के लिए, तो ये बताएं कि जो लोग बहुत ज़्यादा, जिन्होंने स्मोकिंग कर लिया और अपने लंग्स ख़राब कर लिए हैं, उनके लिए क्या आपके पास नुस्खा है? बात फिर मैं वहीं पे आऊँगा, एक कहवा नहीं सबके लिए ठीक होगा। अब मैं फिर थोड़ा सा डिटेल आपको तीन कहवे बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 नुस्खे बताए, आपको 3 कहवे बता दूंगा, अपने मिजाज के मुताबिक कहवे इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ठीक है। ये नहीं एक कहवा एक के लिए ठीक है तो दूसरे के भी ठीक है, हो सकता है दूसरे को ट्रिगर कर उसको बढ़ा देगा। मसलन एक बंदे को प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे मैंने बताया कि उनको रतूबात की ज़्यादती से है, तो उनको हम कहवा क्या देते हैं, लौंग, दालचीनी और अजवाइन, हम उसका कहवा देंगे। तो रतूबात की ज़्यादती से जिनको खांसी कह हो गई थी, अब वो कहवा उनके लिए बहुत अच्छा है। उस क्या करेगा, उस पतली बलगम को गाढ़ा करेगा और हमसे वो बाहर निकाल सकेगा, उसका वो कहवा उसके लिए ठीक है। और जिन लोगों को ऑलरेडी खुश्की की वजह से हो रहा है, जब उनको ये कहवा देंगे तो उसको ट्रिगर कर देगा, उनकी सांस की नली को और सुकेड़ देगा। तो जिनको खुश्की की वजह खांस के निकलता ही कुछ नहीं है, आप उनको अजवाइन, पुदीना और अदरक का कहवा देंगे, उससे ही होगा, उनको ये दमा जो है, ये अटैक है वो ठीक हो जाएगा। और जिनको बलगम कभी गाढ़ी और कभी पतली आ रही है, तो उनके लिए आपने क्या करना है, उनमें सौंफ, ज़ीरा और सब्ज़ इलायची, इन 3 चीज़ों का कहवा बना के देंगे दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो उनका ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो इरिटेशन है, ये जो एलर्जिक दमा आ रहा है, वो इससे ठीक हो जाता है और वो लोग ठीक हो जाए। नहीं फिर ज़हन में रखिए, एक कहवा सब के लिए ठीक नहीं होगा, मिजाज के मुताबिक मिजाज तशख़ीस कीजिए और जो मैंने नुस्खा जहात और कहवा जहात बताया उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शफा होती जाएगी। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे सांस की बीमारियों के हवाले से और वजूहात क्या है इनके बढ़ने की, इस पर भी बात किया, और हिकमत में क्या इलाज है इसका, इस पर भी बात किया। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम इसाक सुल्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि बच्चे की पैदाइश के बाद जहाँ माओं की ज़िंदगी बदलती है, वहाँ हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से जो उनकी स्किन है उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चेहरे पर अक्सर हम देखते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी छाइयाँ पड़ जाती हैं, दाने बन जाते हैं या डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो तो ऐसे मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज हम जानेंगे कि इन तमाम मसाइल से कैसे निपटा जाए और प्रेगनेंसी के बाद स्किन केयर का सही तरीका क्या है और कौन से ट्रीटमेंट आप आफ्टर प्रेगनेंसी करवा सकते हैं और वो आपके लिए सेफ़ है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमना जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर आमना, सबसे पहले बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि इतना डाइट का
भी, हर चीज़ का भी ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बड़ा ख्याल रख लेते हैं लोग, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी ना आपको उतनी ही केयर चाहिए होती है, बल्कि उससे ज़्यादा, लेकिन अक्सर ना इग्नोर किया जाता है। या तो औरतें खुद अपने आप को इग्नोर करती हैं, या वो लोग जो पहले बहुत एग्जैक्टली, या वो लोग जो पहले इतनी ज़्यादा केयर कर रहे होते थे अब वो रेस्ट ही नहीं देते और समझते हैं कि बस अब तो नहीं। तो ये बताइए कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, और सबसे पहले तो बताएं कि ये जो स्किन हमारी ख़राब हो जाती है ये क्यों होती है? सो प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी के अंदर MSH हार्मोन रिलीज होता है, जिससे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। ऊपर से आपके ग्लैंड्स भी हाइपर एक्टिव होते हैं, तो एक्ने भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझें कि आपकी स्किन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाता है एक तरह से, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो 90% न्यू मॉम्स फेरेटिन, आयरन, विटामिन डी भी उनके अंदर कम होता है, तो एक तो ये चेक करवाएं सबसे पहले। उसके बाद ओमेगा रिच और आयरन रिच फूड्स खाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि विटामिन सी की अक्सर माओं में कमी होती है, तो विटामिन सी लें, नींबू पानी पीना शुरू कर दें। मेरा नींबू पानी का बॉटल मेरे साथ हर जगह ट्रैवल करता है, अच्छा, ऑल द टाइम। तो आई थिंक सप्लीमेंट्स के अंदर ये ज़रूर ऐड करें। ठीक है। अच्छा, जो प्रेगनेंसी के बाद हम मुख्तलिफ मसाइल देखते हैं, जैसे हेयर फॉल भी एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके अलावा जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन तमाम मसलों के लिए क्या करना चाहिए और स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए हमारी? सो प्रेगनेंसी के वक्त ना आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप कर जाता है, उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है। तो हेयर फॉल के लिए सबसे पहले तो बायोटिन एंड B12 सप्लीमेंट्स आर वेरी गुड। लेकिन अगर आप वो नहीं खाना चाहते, या फिर वो खा खा के थक गए और फिर भी हेयर फॉल नहीं जा रहा है, तो यू कैन ट्राई एक्सोसोम्स, जो हम स्किन कोच पर भी करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 या 2 ट्रीटमेंट्स के बाद ही यू विल नोटिस हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। अच्छा, मतलब रिजल्ट ये नहीं होता कि अगर आप करवाना छोड़ दो तो ख़राब हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं? नहीं, ये है कि फिर ख्याल तो रखना पड़ता है ना चीज़ का। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वापस नीचे को डिटेरिएट कर जाएगा। अच्छा, उमूमन कैसे केयर करनी चाहिए इन ट्रीटमेंट्स के बाद? इन ट्रीटमेंट्स के बाद बेसिकली जस्ट कीप अ सल्फेट फ्री शैम्पू एंड बायोटिन सप्लीमेंट्स। इसके अलावा कुछ बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट्स करवाना है, क्या वो सेफ़ है? प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स नहीं करा सकते, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई थिंक जस्ट फेशियल, बट प्रेगनेंसी के बाद यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट्स अगैन। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि जो हमारा चेहरा ख़राब हो जाता है, या बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, या बिल्कुल एक वो ग्लो नहीं रहता, डलनेस हो जाती है, इवन आपको लगे भी ना कि आप हेल्दी हो, लेकिन अजीब सा वो फील हो रहा होता है, ग्लो नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, तो बेसिकली वाटर ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से आपका स्किन बैरियर टूट जाता है। अच्छा, तो उसके लिए आप सेरेमाइड क्रीम इस्तेमाल करो, बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा हमारे पास अब हाइलुरोनिक एसिड बूस्टर्स आ गए, छोटी छोटी इंजेक्शंस फेस पे लगाते हैं। अच्छा, एक ही सेशन के बाद आपकी फेस पे हाइड्रेशन ग्लो वापस। ओके, और उनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स? कम्प्लीटली नेचुरल होते हैं। ठीक है। और वो जो एक आर्टिफिशियल लुक होती है वो भी नहीं ऐसा लगती? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ हाइड्रेट करने के लिए है स्किन को, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा करते। अच्छा, ये जो हम सीरम्स इस्तेमाल करते हैं, ये उनसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? नहीं, सीरम्स कम इफेक्टिव होते हैं, मगर ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये ऑब्वियसली वन गो में भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। सीरम्स के लिए थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि आएगा रिजल्ट, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, उमूमन हम देखते हैं डिलीवरी के बाद ना अक्सर ख़वातीन को ना डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, आंखें उनकी बिल्कुल डल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं नीचे से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो डार्क सर्कल्स होते हैं आपके ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से। एक टोटका घर के लिए बता देती हूँ, कैफीन सोल्यूशन अंडर आई एरिया में लगाएं, उसके बाद आइस को इस डायरेक्शन में कानों की तरफ मसाज करके अपना लिम्फेटिक फ्लूइड कानों के अंदर ड्रेन करें, और उसके बाद 2 मिनट के लिए आइस कर लें। 10 दिन में यू नोटिस के डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो गए। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि क्योंकि आपने बाद में फीड करवाना होता है, बच्चा मदर फीड पे होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करें, या कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो आप नहीं लगाएं, तो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से उस टाइम सीरम्स या क्रीम्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखो, आपका ब्लड आफ्टर डिलीवरी आपके बेबी का फूड है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्टली ट्रेटिनॉइन नहीं लगाना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना चाहिए, रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए। सेफ एजिलिक एसिड सेफ है, वो लगाएं। ठीक है। और ट्रीटमेंट्स?
ट्रीटमेंट्स के अंदर ऑब्वियसली राइट आफ्टर प्रेगनेंसी आई वुड से कि यू कैन गो फॉर माइक्रो नीडलिंग, कोलेजन इंडक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजेक्टेबल नहीं कराएं। गिव इट सम मंथ्स आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग इज डन, फिर आप जो मर्जी कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, हाँ। ये तो मुझे लगता है हर दूसरी तीसरी हाँ। औरत का मसला है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो क्रीम्स अक्सर खुद से लेके इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा, तो इनको बेसिकली टाइगर स्ट्राइप्स कहते हैं हम, और ये क्रीम से यूजुअली नहीं जाते, तो स्किन कोच पर हम इसको कोलेजन इंडक्शन और माइक्रो नीडलिंग से ट्रीट करते हैं। अच्छा। अगर तो स्ट्रेच मार्क्स अभी भी रेड है ना, तो उनको ट्रीट करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर वो परमानेंट वाइट फॉर्म में चले गए हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो किस तरह आप ट्रीट करते हैं उनको? यूजुअली हम माइक्रो नीडलिंग, कोलेजन इंडक्शन और फ्रैक्शनल लेजर को मिला के तीनों ट्रीटमेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर मतलब जैसे आपने बात की, अगर स्टार्ट में ही हम इनको करा लें तो इलाज बेहतर करवा लें तो ये हल हो जाता है, बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है जब लेकिन- वाइट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हो जाते हैं कम के नहीं? वक्त लगता है, और वो भी 80% तक कम हो जाते हैं, 100% नहीं होते अगर वो वाइट हो जाएं तो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए बालों के ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आपने बात की एक्सोसोम्स हाँ। की, उसके अलावा कौन से न्यू ट्रीटमेंट्स हैं जो कि खवातीन करवा सकते हैं? एक तो हम PRP करते हैं, जिसमें हम आप ही का ब्लड लेकर उसका कोलेजन जो है आपके बालों के अंदर डालते हैं, जिससे बाल रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा एक्सोसोम्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो गोल्डन स्टैंडर्ड है, उससे बेहतर इस वक्त नॉन सर्जिकल में कुछ भी नहीं है। वो सबसे तेज़ हैं बाल उगाने में। और फिर एक तीसरी नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि PDRN है, जो कि आप बालों के अंदर इंजेक्ट करते हैं, एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स आप देखते हैं ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये ट्रीटमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, या ये सबके लिए सेफ है? इट रियली डिपेंड्स, वो तो फिर आपको टेस्ट करा के एक दफ़ा पेशेंट को देखना पड़ता है, बट नॉट सेफ फॉर एवरीबडी। यू नीड टू गेट हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, वो आपको बताएंगे कि क्या सेफ है क्या नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि PDRN बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड पे है, चाहे हाँ, उसके शीट मैंने देखा मास्क किम हो। कार्दाशियन भी करवा रही थी। एग्जैक्टली। हाँ। और वो लोग तो वो भी माइक्रो नीडलिंग बहुत ज्यादा Micro कराते हैं, needling जैसे कराते हैं, हेली है, हाँ। उससे कोई भी पूछे वो कहती Micro है needling, माइक्रो बस, नीडलिंग, हाँ, और मैं कुछ भी हाँ, नहीं करवाती। हाँ। तो ये बताएं कि ये जो इतने ज्यादा, ये मतलब वर्थ द हाइप है कि नहीं? वाकई है। अच्छा। हाँ, अगर आप करवा रहे हैं फ्रॉम अ स्किल्ड प्रोफेशनल जो एक्चुअली अच्छा प्रोडक्ट आपकी स्किन में डाल रहा है। माइक्रो नीडलिंग ये नहीं कि सारों की एक जैसी होती है, डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप डाल क्या रहे हैं, कौन सा सिरम डाल रहे हैं स्किन के अंदर। माइक्रो नीडलिंग इज़ जस्ट अ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आप डाल क्या रहे हैं वो मैटर करता है। तो किसी अच्छे बंदे के पास जाएं, काम अच्छा ही होगा। अच्छा, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? रेज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया था कि हमारे पास HIV पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और उमूमन ऐसी लड़कियाँ भी आ रही हैं जो सिर्फ किसी मोहल्ले के या छोटे मोटे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हाँ। गई हैं, जो कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, और उन्होंने माइक्रो नीडलिंग करवाई है, जिसकी वजह से वो HIV पॉजिटिव आ गए हैं। तो ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, और ये हम कैसे ख्याल रख सकते हैं कि जब हम जा रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जो चीज़ है पिछले पेशेंट की डिस्कार्ड होगी भी है, या हमें वो दोबारा वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जिस तरह मेरे क्लिनिक पे भी सब स्टाफ को इंस्ट्रक्शन होती है कि नीडल पेशेंट के सामने खोलनी है, डिस्पोजेबल नीडल होती है, वही आप किसी और पेशेंट पे यूज़ कर लें तो सत्यानाश है काम। तो आपने नीडल पेशेंट के सामने खोलनी है हमेशा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाए, बिल्कुल डल हो जाए, और आप सारी क्रीम, सारे सीरम्स इस्तेमाल करें, ठीक है। सारे डिटॉक्स वाटर भी कुछ नहीं आपने काम इस्तेमाल किया। किया, कुछ भी काम नहीं किया, तो फिर अब क्या इस्तेमाल फिर अब करना मेरे चाहिए? पास आना पड़ेगा और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो यही हाइलुरोनिक बूस्टर्स और ग्लूटाथियोन के बूस्टर्स दोनों मिला के जब हम करते हैं, आजकल हम नैड और ग्लूटाथियोन मिलाकर एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा। इस ट्रीटमेंट के एक सेशन से आफ्टर 25 डेज योर स्किन विल बी ग्लोइंग। वो कोरियन वाली नहीं कहते कि ग्लास स्किन कर दे मेरी, तो जब मेरे पास ये कोई डिमांड लेके आता तो मैं ये ट्रीटमेंट कर देती हूँ आंखें बंद करके। अच्छा, उमूमन जब भी हम देखते हैं ना, इंस्टा खोलते हैं या कोई भी ऐसे यूट्यूब खोल लें, तो हर कोई बता रहा होता है अब ग्लास स्किन कैसे अचीव हाँ, कर अब सकते ये हैं। कर लो, वो कर मतलब ये ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, वो लोग भी फेक प्रमोशंस कर रहे हैं, उन चीज़ों से नहीं होता। सबको पैसे मिलते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं प्रमोट करने के। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं हमारी जो स्किन है वो ग्लास स्किन लगे, तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रीटमेंट हेल्प लेनी पड़ेगी। और तो स्किन केयर भी हेल्प करती है, मगर ऑफ कोर्स आपको मेंटेन करने के लिए हर 6 मंथ्स में एक ट्रीटमेंट ज़रूर लो, ये नहीं कि हर वक्त ही लेते रहो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, हाँ। और वो चाहता है कि वो अपनी स्किन जो है वो बस एक नेचुरल ग्लो चाहता है, उसको हाँ। कोई चिट्टा होने का शौक ठीक नहीं है, है। बस वो चाहता है जो उसकी ओरिजिनल स्किन टोन है ना वो बहुत ज्यादा ग्लोई लगे, या जो स्किन है वो बड़ी अच्छी लगे, पोर्स है वो अक्सर होता है ना ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाँ। कॉमेडोन्स बन जाते हैं, वो ना बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर तो वो ऑरेंज पील जैसा फेस का टेक्सचर है
तो आपने वही वाली अभी बात, किम कार्दाशियन जो फेशियल नहीं कराती, सैल्मन स्पर्म फेशियल PDRN वाला, ठीक है, द बेस्ट। आपने मुझे कन्विंस कर दिया। ठीक है, मतलब वो करवाना चाहिए। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है। ओके, तो आज हम बात कर रहे थे, उमूमन हम देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन जो हैं उनकी बहुत केयर भी की जाती है, उनको रेस्ट भी दिया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद एकदम से या तो वो बिल्कुल अपना आप छोड़ देती हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती है, इर्द गिर्द के लोग भी वैसी केयर उन पर नहीं करते जैसे कि उनकी केयर करनी चाहिए। तो इस पर आज हमने बात की और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि शहर में जो आटे की डिमांड और सप्लाई है 2 माह बाद भी मुतासर है। 10 किलो और जो 20 किलो का आटे का थैला सरकारी नरखों पर मिल जाए, ये खुद पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर रह गया है। जो शहरी हैं वो मजबूर है कि वो महंगे दामों आटा ख़रीदें। सूबाई दारुल हुकूमत में अगर 2 माह बाद सूरत हाल ये है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा, इस पर बात होगी। और साथ में महंगाई कंट्रोल के लिए बनाई गई फोर्सेस में सर फहरिस्त जो पैरा फोर्स है, उनका जो बॉडी कैम है वो अभी तक उन्होंने नहीं लगाए, तो इस पर भी बात होगी। और इसके साथ लाहौर में पार्किंग मसाइल के हल के लिए बनाई गई जो पार्किंग कंपनी है, इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि 1.5 साल बाद भी ताहाल अभी भी जो इजलास है वो नहीं हो सका। और हमारे प्रोग्राम में 3 माह पहले DC लाहौर ने कहा था कि शहर में अब पार्किंग मसाइल को इग्नोर नहीं किया जाएगा, मगर 3 माह बाद भी जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी। तो इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो आटे का थैला है 10 किलो का और 20 किलो का, ये अभी तक जो है नहीं मिल रहा और इसकी शॉर्टेज है, तो ये जो आटे के मसाइल है ये क्यों है अभी भी मार्केट में और इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, चूँकि आपके इस प्रोग्राम में ये कोई 6वां सेगमेंट है जिसमें हम आटे के बारे में बार बार जो है वो बता रहे हैं कि शहर लाहौर समेत दीगर अज़ला जो हैं सूबे के, वहाँ पर 10 और 20 किलो आटे का शॉर्टफॉल है। अब शहर लाहौर में जो डिमांड है वो 2,30,000 10 किलो आटे थैले की बोरी की है, और इसी तरह 20 किलो आटा भी जो है इससे हाफ़ कर लें, यानी कि 1 लाख से ज़ायद बोरियां जो हैं वो शहर लाहौर में मौजूद होनी चाहिए रोज़ाना। जो कि 20 किलो का थैला है उसको तो आप फ़िलहाल छोड़ ही दें, वो नायाब हो चुका हुआ है, वो आपको पूरे लाहौर में नहीं मिल रहा। अब 10 किलो आटे थैले की बात रह गई, तो कहीं पे है, कहीं पे मौजूद ही नहीं है। ये माहाना बुनियादों पर बता रहे हैं? ये रोज़ाना की बुनियाद पर बता रहा हूँ। ठीक है। और पिछले तकरीबन कोई 3-2.5-3 माह से यही सूरत हाल चल रही है। जब भी जिस स्टोर पे जाते हैं वहाँ पे 20 किलो आटे का थैला नहीं होता, 10 किलो का होता है, मगर बहुत ज़्यादा कम होता है और कहीं पे होता ही नहीं है। और 15 किलो आटे का थैला हर जगह पर जो है वो सैकड़ों के हिसाब से पड़ा होता है, क्योंकि वो 2150 रुपये का थैला है और वो प्राइवेट तौर पर उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई उसका रेट नहीं है। और जो 20 किलो आटे का थैला वो 2200 रुपये 2230 रुपये में मिल जाता है, वो तो नायाब है। मगर 10 किलो आटे का थैला जो है वो 1100 1120 1125 रुपये तक मिलता है, तो वो कहीं पे कम है, कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, अब ये तो होगी लाहौर शहर की बात। तो बाकी ज़िला, बाकी शेखपुरा, ननकाना और तमाम ज़िला में देखा जाए तो उसमें जो है इससे भी बुरी सूरत हाल है। जहाँ पर यहाँ पर तो हम दिखा देते हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आटे का जो है सूरत हाल वो मजमूई तौर पर जब हम रिपोर्ट मंगवाते हैं तो उसको जब हम कंपैरिजन करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर तो बहुत कम है, जिससे जो है ये तमाम तर जो पैसे हैं, ज़ाहिर बात है हर किसी ने गुजारा तो करना है, हर किसी ने किलो आटा लेना है, किसी ने 5 किलो लेना है खुला आटा, किसी ने 10 किलो लेना है और किसी ने जो है चक्की का आटा लेकर जाना है, तो गुजारा कैसे करेगा? अच्छा, वो तो सारा जो मालिकान है, मिल्स एसोसिएशन है, उनका क्या मौक़िफ़ है या वो कितने ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ में? देखिए, इसमें सरकार उनको गंदम दे रही है, जितनी गंदम देगी उतनी वो पसाई करके दे रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें जितनी गंदम देते हैं, वैसे तो हम प्राइवेट तरीके से 10 और 20 किलो आटे का भेज ही नहीं सकते। सरकार का ये अपना मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर ही हम चल रहे होते हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें जितनी वो गंदम देंगे हम उतना ही आटा सप्लाई करते हैं और उतना ही गंदम पीस कर सप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, ये दोनों तरफ जो है उसमें पीस कौन रहा है? अवाम, आप, मैं। जिसमें आप ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें बाकायदा जो है सूरत हाल में अवाम की जेबों पर रोज़ाना और हम अपनी आंखों से देखते हैं स्टोर्स पर जब लोग आते हैं तो आकर कहते हैं कि 10 किलो आटे का थैला है, आवाज़ आती है नहीं है। 20 किलो आटे का थैला है, आवाज़ आती है नहीं है। खुला आटा तो दूर की बात, खुला आटा वो छुप छुप के बेचते हैं, क्योंकि खुला आटा हो है ही नहीं, वो बेच ही नहीं, बेचेंगे तो बहुत महंगा बिकेगा।
1 किलो आटा जब वो देगा किसी को तो उस वो 150 रुपये लेगा, जो कि किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और इसका ये अजाफी जो बोझ है वो मेरी आपकी लोगों की, शहरियों की, मकीनों की जेबों पर पड़ रहा है। अच्छा इमरान साहब, हम सूबाई दारुल हुकूमत की अगर बात कर लें, 2 माह बाद वहाँ ये सूरत हाल है जहाँ पर हमारी सीएम रहती हैं, जहाँ पर जो है मेन फोकस होना चाहिए, तो फिर बाकी शहरों का क्या हाल होगा? देखिए शहर इक़्तिदार है, शहर इक़्तिदार में एक तरफ से जो है वो ब्यूरोक्रेसी राज है। देखिए आपके सामने ही है कि मैं जब एक जगह पे बैठा हुआ तो मुझे कहा गया कि 14 रुपये की रोटी शहर में नहीं बिक रही। ये मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अच्छा। ऑफ दी रिकॉर्ड ये है कि वो कहते हैं कि 17 रुपये रोटी पर हमारा आपस में ना इनके साथ हो गया हुआ तय कि 17 रुपये तक बेच सकते हैं आप, 14 नहीं, 15, 16, 17। ये तो हो गई वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत की जो रेट है उसको चैलेंज खुद ही कर दिया। लेकिन 24 में भी देखें ना, 24 रुपए की भी मिल रही है, आपने ही खबर बताई थी हमें। देखें मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, 24 की नहीं, कहीं पे 17 की बिक रही है, कहीं पे 20 की बिक रही है, कहीं पे 22 की बिक रही है, कहीं पे 25 की बिक रही है। अब 25, 22, 20 का मैं आपको बता देता हूँ। 20 आपके ना ये तमाम जितने डी, सी, बी कैटेगरी के इलाके हैं, अच्छा। इनकी जो फॉल करते हैं इनकी अपनी उसमें, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे शहर है, शहर में जल्द पकड़े जाने का अंदेशा होता है। यहाँ पे टीम्स जो हैं वो जल्दी मूव करती हैं, बजाय इसके कि परफेक्ट बड़े जोन में जाकर सोसाइटीज़ में कम ही लोग चेक करते हैं, कितना चेक करें। अब आपके शहर में इतना तंदूर है, अब रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इनको चेक किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐप बन गई है। कैटेगरीज के लिहाज से फोर्सेस जाके चेक करती हैं और छापे मारती हैं नहीं, कि कैटेगरीज की नहीं, वाले कैटेगरी बंदों पे ये सख्ती करनी है, बाकियों पे नहीं करनी। कैटेगरी की नहीं। देखें बहुत सारे लोग वहाँ पे ना 25 रुपये की रोटी खरीद के भी कहते हैं कोई मसला नहीं है, यहाँ तो शिकायत करें। देखें यहाँ तो शिकायत करें। अब वो शिकायत क्यों नहीं करते? उनके पास टाइम ही नहीं है। वो खुद तो जाते नहीं रोटी लेने, जो जाते हैं वो 100 रुपये की 4 रोटियाँ ले आते हैं। उनको देख के दूसरे तंदूर वाले का भी नखरा चेंज हो जाता है। अब रक्स है, हर बंदा रक्स में है। फ़र्ज़ करें नारकली में है, नारकली में 14 रुपये की रोटी लेकर आए ज़रा, शहर है ना, तो आपकी मेन फोर्सेस के यानी कि कारकर्दगी पर भी चैलेंज। आपके डीसी ऑफिस वहाँ पे आ जाता है, ज़िले इंतज़ामिया, पैरा फोर्स, हर बंदे का, हर महकमे का, लाइट महकमे का दफ्तर बिल्कुल करीब है। अनारकली तक में जो है वो रोटी जो है वो आपकी नहीं बिक रही 14 रुपये पे, हालांकि ये कोई तकरीबन 600, 700, 800 मीटर का रास्ता है दफ्तर का, कि कोई बंदा आकर देखे बार बार तो वो लेकिन उनको डर ही नहीं है। नहीं, डर नहीं, वो उनको पता आटा महंगा है, आटा महंगा है, गंदम महंगी है। अगले बंदे को पकड़ेंगे वो चीखें मारेगा, सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा कि जी हम इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या फिर रेट निकाल दें। रेट भी आप नहीं निकाल रहे। देखें आपकी रेट लिस्ट पर तो 14 रुपये रोटी बरकरार है ना, तो ये किसके खाते में डल रही है? इससे क्या आप शो करना चाहते हैं? देखें आपने रेट लगाया हुआ है एक जगह पे 14 रुपये किसी चीज़ का, तो वहाँ पे बेच आप 20 रुपये रहे हैं। 17 रुपये तक आपको छूट मिली हुई है सरकारी तौर पे कि जी आप 17 रुपये तक बेचने। आपके पेड़े का जब हम पूरा फार्मूला निकालते हैं तो उस फार्मूले के तहत ये रोटी में आपको ना 1-2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो नॉन बाई एसोसिएशन ये कहती है कि हमने HR की भी सैलरीज देनी है जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हमने गैस का बिल भी देना है, हमने मैदा भी ख़रीदना है, हमने आटा भी देना है, और उसके साथ साथ हमने तमाम चीज़ें वो कैटर करनी है, बिजली का बिल, तमाम चीज़ें जो देखनी है। तो इसको सबको मिलाकर आप जब फार्मूला निकालते हैं तो रोटी जो है वो कम से कम हमारे नज़दीक 25 रुपये की बिकनी चाहिए, उनके कहना है। बिल्कुल ऐसे इमरान साहब बात कर रहे हैं हम जो आटे की प्राइसेस हैं या जो मार्केट में आटा नहीं मिल रहा उस हवाले से, और उसके बाद जो हमारे पास अगला इशू है वो पैरा फोर्स के हवाले से है। हम देखते हैं कि 14 जुलाई 2025 को ये फोर्स बनाई गई और अब तकरीबन 13 माह हो गए हैं, और 1 साल में इन्होंने क्या किया क्या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ जो कॉलर ने बात की है कि जो फोर्स है क्या सिर्फ गरीब की जो रेडियाँ हैं वो उठाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो आम तासुर है वो यही जाता है, कभी इनके तशद्दुद के वाक़यात आ रहे होते हैं, कभी ये किसी से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, कभी किसी का सामान उठा के फेंक रहे होते हैं। तो ये बताएं इमरान साहब, क्या इस फोर्स को बनाने का मकसद ये था? देखें पैरा फोर्स को 13 माह 3 दिन हो गए हैं, आज 17 अगस्त है, तो अब 13 माह 3 दिन में इन्होंने सीखा नहीं, इन्होंने हमें सिखा दिया है। इतने गलत रवैये, असल मामला तो रवैये का है, इशू तो रेडी का है ही नहीं है, इशू तो तजावज़ात का है नहीं है। लाहौर शहर में 2 साल में बहुत अच्छा काम किया गया है। जो है DC लाहौर थे, सबका DC लाहौर मूसा रज़ा,
वो फिर आगे डीजी फूड अथॉरिटी, आजकल वो डीजी माहौलियात है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम मतलब किया। आपको लगता है जो अभी नब्ज़ डीसी पे- मौजूद है नब्ज़- वो सही काम नहीं कर मैं रहे? उधर ही आ रहा हूँ, नफ्स पे हाथ रख दिया और बड़ा अच्छा काम किया और कोई भी चीज़ कहीं पे लगने नहीं दी। हमने खुद देखा बाज़ार अच्छे, आप इशरा बाज़ार जाएं ज़रा, आपको पहले धक्के बजते थे, जो लोग जाते थे उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। अब इशरा बाज़ार की रौनकें देख चेक करें, वहाँ पे लोग बाहर नहीं आ सकते। मैं कोई उनके हक में नहीं बोल रहा, जो काम अच्छा है वो अच्छा है। बात पीरा फोर्स की उन्होंने किया, तो पीरा फोर्स में इस्लाहती निज़ाम लेकर आया जा रहा है, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने खबर दी है। तो उसमें क्या लाया जा रहा है कि जी इस पीरा फोर्स में अब पुलिस वाला कोई भी बंदा भर्ती नहीं किया जाएगा। आपके पीरा फोर्स के जवानों में सारे पुलिस वाले जो हैं डेपुटेशन पे आ चुके थे। अब आगे से आप खुद ही रवैया समझ लें, वर्दी चेंज हुई, बंदे वही हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया 13 माह और 3 दिन इनको एग्जैक्ट बने हुए हो गए हैं, और साथ आपने जो पुराने डीसी की पॉलिसीज़ थी उनकी भी आपने थोड़ी सी तारीफ़ की है। तो एक तो ये बताइए कि क्या जो अभी हमारे डीसी लाहौर है अली एजाज साहब, क्या आपको उनकी कारकर्दगी पे थोड़ा सा शक है? आपको लगता है उनका काम सही नहीं है? और दूसरी मेरी स्टोरी या दूसरा मेरा सवाल ये है कि कॉलर ने भी जैसे दुखी होकर सवाल किया ना कि 13 माह 3 दिन में क्या कारकर्दगी रही है, क्या कार्रवाइयाँ की हैं फिर? अच्छा देखिए, ये तजावज़ात जो है ये तो डे बाय डे जो है काम है। ये रोज़ लोग आते हैं अपना बिज़नेस करने के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो हक हलाल की कमाई कमाने के लिए। रेडी लिखाना कोई आसान काम नहीं है। अब इन्होंने रेडी बाज़ार भी लगाए। अब जो मौजूदा डीसी हैं इनको बना बनाया बाग मिला, बड़ी मेहनत हुई थी, 2 साल से स्नब किया हुआ था। अब मौजूदा डीसी ने भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। देखिए, मैं कोई उनकी खिलाफ या हक में बात नहीं कर रहा, जो हम देख रहे हैं वही बता रहे हैं। मौजूदा डीसी के पास बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, नीचे उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया है। अब नई एक सीट क्रिएट हो गई है इन्फोर्समेंट की, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट। अब उनके सरबराह लग चुके हैं, उनके नीचे पैरा फोर्स आ गया, उनके नीचे मजिस्ट्रेट आ गया, उनके नीचे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आ गया। तजावज़ात, महंगाई कंट्रोल करना, ये इनके नीचे, इन्होंने रिपोर्ट करनी है डीसी को, डीसी ने रिपोर्ट करनी है सीएम को। डायरेक्ट रिपोर्टिंग है ये सारा। अब मैकेनिज्म जो है नई सीट के साथ तैयार हो रहा है। अब जो पीरा फोर्स की मैंने आपको बताया कि 4-5 दिन पहले स्टोरी दी कि इसमें अब कोई भी भर्ती जो है वो पुलिस से नहीं होगी, अपनी भर्ती अपना जो सिस्टम है खुद चलाएंगे। अब जो पुरानी जो 1 साल लोगों को मारे पड़ी हैं, थप्पड़ पड़े हैं और उनकी दुकानों में जाकर उनके सामान बाहर निकाले गए हैं, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। और फेंका गया, एसीज भी जाते हैं, माजरत के साथ एसी भी जाते हैं। एसी निस्टर टाउन ने कुछ दिन पहले बातमीजी की, एक दुकान है उसके अंदर से सामान निकालने का कहीं पे भी कोई कानून नहीं है। कानून है आपने बाहर लगाया, आप बाहर से उठाएं। अगर उठाकर आपको दे के अंदर ले गया तो आप अपना गुस्सा वहाँ पर जाके ना निकालें, आप अपनी कोई वीडियो बनाएं, वहाँ पर कोई सिस्टम बनाएं। वो भी इंसान है, उसने भी आपके साथ ही चलना है, उसने भी इसी माशरे में रहना है। आप उसको वार्निंग नोटिस देकर आ जाएं कि भाई अब अगर आपने बाहर रखा तो हम दुकान सील करेंगे आपकी। आप वहाँ पर मार कुटाई करते हैं, जाहिर बात है फिर गिव एंड टेक तो होता है। जब आप मारेंगे तो अगले को भी गुस्सा आएगा, तैश आएगी, तो वहाँ पर उसके ऊपर आप पर्चा भी करवा रहे हैं, उसका बिजनेस ख़राब हो रहा है। वहाँ पे एक इलाके के दूसरे माशरे में जो रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं अब भाई आपकी तो पटाई हो गई है, वो और गुस्सा चढ़ाते हैं तो पहले क्या पीरा फोर्स कम थी जो अब एसी साहब भी आके ये चीज़ें कर रहे हैं? यही मैं बता रहा हूँ, इनका काम नहीं है। बिल्कुल, इनका काम है सजा देना, इनके पास पूरे इख्तियारात हैं। बिल्कुल सही कहा इमरान साहब आपने। ये बताएं कि तजावुज़ात की बात करें, गैर कानूनी तजावुज़ात की बात करें, हम तो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मसला है गैर कानूनी पार्किंग का। और जो है पार्किंग कंपनी बनाई गई है, और लेकिन हम देखते हैं कि तकरीबन 1.5 साल हो गया, एक भी इजलास नहीं हुआ। तो ये क्या चल रहा है और ये क्या मजाक? मैं तो ये कहूँगी ये क्या मजाक है, क्योंकि ये आपको लगता है कि इसमें थोड़ी नाअहली है जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, या हमारे डीसी की नाअहली है इसमें? अभी तक एक इजलास भी नहीं हुआ। अच्छा देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, लफ्ज़ तजावज़ा जो है ना, हकीकत में है ही गैर कानूनी, इसके साथ गैर कानूनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तजावज़ात होते ही गैर कानूनी है। आप तजावज़ात कह देंगी तो वो ज़ुमरा ही है, या सामान कहेंगी तो फिर गैर कानूनी सामान लगाया गया। तजावज़ात ऑटोमेटिकली गैर कानूनी होते हैं। सेकंड, ये जो पार्किंग है ना, इतना सीरियस होकर आपने बात की है कि मुझे लगता है कि आपको भी ज़रा 200-300 रुपया जो है ना ओवर चार्जिंग करवाई गई है और आपसे लिए गए हैं पैसे। नहीं, मसला पैसे देने का नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पर आकर हमारे शो में या जगहों पे बैठ के ऐलान कर दिया जाता है, कंपनीज बना दी जाती हैं, फोर्सेस बना दी जाती हैं, हमारी टैक्स मनी इस्तेमाल हो रही है, और बाद में उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है, ना उनको देखा जाता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ऑब्वियसली जब हमारा पैसा लग रहा है या आवाम का पैसा लग रहा है, पहले कम मसाइल हैं, बिजली, पेट्रोल, हर तरह का मसला
यहाँ पर है, आटे दाल की कीमत के। अब इस तरह के जो मसाइल हैं इन पे भी ये लोग फोकस नहीं कर सकते, तो फिर ये इक़्तिदार में है क्यों? अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पूरे लाहौर में ना इनके पास 216 2012 से पार्किंग स्टैंड जो है रजिस्टर्ड है। ठीक है, इनके मुताबिक लाहौर अभी उतना ही है, जबकि लाहौर में एक सर्वे किया गया PITB की तरफ से, उसमें 2200 से ज़ायद पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं कि 13 साल हो गए हैं और ये मुसलसल जवाल का शिकार है। जैसे आपने बात की है कि ये एक अच्छा इदारा बन सकता था, एक बड़ा, अगर हम इसको मैनेज करके चलते तो हमारी जो ट्रैफिक है और जो हमारे पार्किंग के मसाइल हैं वो भी हल हो सकते थे। जो हम देखते हैं 4-5 बजे के बाद अपनी मर्ज़ी का वो चार्ज कर रहे होते हैं और उनसे जाके पूछें कि भाई ये तो गैर कानूनी है, वो कहते हैं भाई जिसको बताना है जाके बता दो, वो तो ऐसे खुलेआम कहते हैं। तो ये बताएं मुसलसल ये जवाल का शिकार है, तो फिर क्या आगे का लाहे अमल है और क्या करेंगे इस कंपनी के साथ? अच्छा, आप जवाल का शिकार कहना चाह रही हैं, ये सफ़ेद हाथी कहना चाह रही हैं? जवाल तो कुछ और होता है। अब पार्किंग स्टैंड पार्किंग कंपनी 2013 में नहीं बनी, 2012 में बनाई गई थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत। ये इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, ये पहले वहाँ पर था। पहले इनका बजट जो था वो 4 से 5 करोड़ से 12 करोड़ तक गया। अब पार्किंग कंपनी में है तो यहीं पे पहले थोड़ा सा बजट बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बजट बढ़ गया, और फिर इस तरह ही आते आते यहाँ पर आ गया। हुआ क्या? बेज़ाब्तगियाँ, माली बेज़ाब्तगियाँ, करप्शन, बदनवानी के केस। आपकी कंपनी में आप इश्तिहार देने की बजाय आप अपना कंपनी का डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो अपनी ही कंपनी में लगा एक बंदा लगा दें, ठीक है? तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस तो एक पूरे महकमे की चाबी होती है, और कंपनी का ही बंदा लगा दें। कोई हाई फाई तलीम याफ्ता बंदा ना लगाएं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसको ऑडिट करने वालों के साथ भी बैठना उठना हो, उसके पास तजुर्बा हो, उसके पास सारा सूरत हाल हो, तो फिर कंपनी कोलैप्स ही करनी है ना। फिर वही बात आ जाती है, सब कहते हैं, बूटा कहता है मुझे गालियाँ निकालती हैं कि सिस्टम रिसेट होने की ज़रूरत है। सिस्टम कोलैप्स हुआ हुआ है, इसी तरह छोटे छोटे सिस्टम्स हैं। आज आपने भी कह दिया सिस्टम कोलैप्स नहीं, छोटे छोटे सिस्टम्स है ना, जहां से करप्शन, जहां पर बदनवानी, जहां पर देखिए एक पार्किंग कंपनी है, उसके नीचे स्टैंड्स हैं, वहां पे अगर पैसे पूरे नहीं आ रहे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर वहां पर हफीज सेंटर के बाहर आज भी, मैं जब भी कभी अपना मोबाइल ठीक करवाने गया हूँ, बिलीव करें 100 रुपया जो है वो मांगते हैं, 150 मांगते हैं, खाली रोड सारा भरा हुआ है। हफीज सेंटर के अंदर तो जगह ही नहीं है लगाने के लिए। उसके साथ इर्द गिर्द 3-4 प्लाजे हैं, वहां पे 200 रुपया फी गाड़ी लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही इमरान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी जो मैडम CM से रिक्वेस्ट है कि जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो बिल्कुल बनाए, वक्त की डायरेक्ट ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो नहीं करनी चाहिए। क्या हम नहीं कर सकते? हमें मना है उनसे बात करना। चले मान लेते हैं, आप वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करें और उनको कहें कि ये कंपनी जो है इसके बारे में सोचें ना, बल्कि कर देंगे। और लाहौर शहर में जो पार्किंग है ना, पार्किंग उसका निज़ाम आज ना ठीक हुआ तो हमारा जो लाहौर है वैसे ही अनप्लैंड है, वैसे ही हम फैमिलीज के साथ जाते हैं, जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कि इमरान साहब ने कहा डायरेक्ट रिक्वेस्ट करिए, मैं बिल्कुल डायरेक्ट रिक्वेस्ट करी हूँ। मैडम CM से रिक्वेस्ट है कि पार्किंग प्लाजा ज़रूर बनाएं, वक्त की ज़रूरत है और लाहौर को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये जो पार्किंग कंपनी है जो कि सफ़ेद हाथी बनी हुई है, इस पर भी थोड़ा सा गौर करें और इसको भी सही करें, क्योंकि अगर जो ये पार्किंग स्टैंड्स हैं या पार्किंग कंपनी के मसाइल है ये हल हो जाएंगे तो जो लाहौर है वो तजावुज़ात से भी पाक हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हमारे माशरे में एक बहुत अजीब सा माइंडसेट बन चुका है कि अगर बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करे, कुछ अचीव करे, कोई पोजीशन ले आए तो पूरा ख़ानदान खुश होता है, और जो बाप है वो फ़ख्र से कहता है कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन अगर वही बच्चा फ़ेल हो जाए, किसी से लड़ पड़े या कोई गलत काम करे, उससे कोई गलती हो जाए, तो सबसे पहला जुमला जो सुनने को मिलता है वो ये है कि माँ ने यही सिखाया है। और हद तो ये है कि आज के दौर में भी बेटी की पैदाइश पर भी सारा मलबा उसी एक औरत पर डाल दिया जाता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो माँ जो दिन रात बच्चों के लिए एक करती है, जब इस पर हर तरफ से उंगलियां उठती हैं तो वो अंदर से कितना टूट जाती है और कितने जहनी दबाव का शिकार हो जाती है। आखिर बच्चा जो है वो माँ और बाप दोनों का होता है, और फिर सारा बोझ और ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ पर ही क्यों है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या जो बच्चा है उसके हर फेल की जो ज़िम्मेदार है वो माँ को ठहराना सही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमिना मुअज़्ज़म। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर आमिना, स्टार्ट करेंगे कि एक मैं यही कहूँगी कि जाहिलाना माइंडसेट है या
शायद जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं उनका अभी भी माइंडसेट ये है कि अगर उनके घर बेटी पैदा हो जाए तो वो माँ को इतना टॉर्चर करते हैं, हालांकि किसी अनपढ़ को भी पता है या किसी मतलब हर इंसान को पता है कि आपके इख्तियार में ये चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की देन है, लेकिन उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हालांकि बहुत से हमारे जो उलमा इकराम है उन्होंने भी ये बात की है कि जो रिस्क होता है ना वो औरत के नसीब का होता है और जो औलाद है वो मर्द के नसीब की होती है, लेकिन फिर भी आज भी मुआशरे में बेटी पैदा हो जाए उसको इतना मतलब बुरा मुंह बनाया जाता है। हालांकि इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है, बेटी को रहमत कहा गया है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि माइंडसेट हमारी सोसाइटी में क्यों है? अच्छा, एक तो ये जो आपने लफ्ज़ बोला ना कि नसीब से, नसीब के साथ इसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी है ना, क्योंकि जो क्रोमोसोम ये डिटर्मिन करता है कि बेटा होगा या बेटी, वो मेल की तरफ से आता है। तो इसलिए जो अगर कसूरवार ठहराना ही हो तो वो आदमी को ठहराना चाहिए, औरत को नहीं, ठीक है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि दुनिया में होने वाली हर खराबी की जिम्मेदार औरत है, तो इसलिए बेटी होने की जिम्मेदार भी औरत है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना एक मल्टीफेसेट इशू है। इसमें मतलब आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये है कि माँ जिम्मेदार क्यों, और दूसरा ये कि बेटी होने का। तो मैं पहले लेटर पार्ट को ब्रीफली टच करूँगी, फिर मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि ओवर द ईयर्स हमने ना एक जो औरत की ज़ात है या बेटी की ज़ात है ना, उसके साथ मसाइल को, कमतरी के एहसास को और हर तरह के फेलियर और फ्लॉप होने को कि जी फाइनेंशली भी हम अब कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें कमा के भी नहीं देगी, इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा लगेगा, फिर ये कि इसको सोशली प्रोटेक्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, जी बेटियां तो घरों से भाग सकती हैं, माँ बाप को जलील करा सकती हैं। ये माइंडसेट है जो कि हमने मुख्तलिफ रिसर्चेस में एक्सप्लोर किया है लोगों का, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ आज तक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी नहीं है। हम जितना मर्जी बात कर लें, मैंने बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिलीज़, सोशो इकोनॉमिक बड़ी एफिलेंट क्लासेस से भी आने वाले लोगों में ये माइंडसेट देखा है। तो बात ये कि इस पे अवेयरनेस, साइको एजुकेशन और कांस्टेंट कोशिश, जिसमें मीडिया का रोल, जिसके अंदर अच्छी एजुकेशन का रोल, जिसमें शुरू से जो हमारी नई जनरेशन बड़ी हो रही है, उसके अंदर जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, जो लड़कियां आ रही हैं, उन दोनों को एजुकेट करने का रोल बहुत मेहनत के साथ सिस्टम के इस माइंडसेट में चेंज लेके आएगा। अभी चेंज है लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत स्मॉल, बड़े शहरों तक। अब ये देखें, लाहौर से गुजरांवाला कुछ कितने माइल्स का फासला है, इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ से आप वहाँ जाएं तो वहाँ लोगों की सोच में, अप्रोच में आपको बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। हम बैठे हैं एक बड़े सिटी में, लाहौर में, यहाँ से जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाएंगे ना, आपको सोच का डिफरेंस बहुत वजाहत से नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आमना मोजिन साहबा। जी शाहिद साहब सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने डॉक्टर आमना मोजिन साहबा से अस्सलाम वालेकुम और आपसे भी अस्सलाम वालेकुम कहा है। तो मेरी चले, वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल तो नहीं पहुंचा लेकिन हम आपके सलाम का जवाब दे देते हैं। आप सुन सकते हैं? अच्छा, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया। अच्छा डॉक्टर आमिना, हम देखते हैं कि एक ही घर में अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और ऑब्वियसली एक ही पेरेंट्स हैं उनके, लेकिन वो तीनों डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। एक तो मैं बिल्कुल हट के बात करूँगी जो शायद किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि देखें, अगर 3 बच्चे हैं, उनमें लेट्स से कोई 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का फ़र्क है, तो पहले बच्चे के टाइम पेरेंट्स की जो एज है वो नहीं है जो लास्ट बच्चे के टाइम है, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं उनकी एज भी वेरी करती है, वो भी पेरेंटिंग में इवॉल्व हो रहे हैं ना, और पहले बच्चे की दफ़ा उनके पास वो तजर्बा नहीं है जो तीसरे बच्चे की दफ़ा है, और पहले बच्चे की दफ़ा जो एनर्जी मौजूद है वो आखिरी बच्चे की दफ़ा नहीं है। तो पेरेंट्स के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो ओवर द टाइम चेंज हो रहे होते हैं। अक्सर हम देखते हैं पहले टाइमों में तो 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे भी हुआ करते थे। तो मदर की जो एज है, जो पहले बच्चे की एज पे वो 21-22 साल की होती थी और आखिरी बच्चे की एज पे वो 35 साल की होती थी। तो अब दोनों एज ब्रैकेट्स की जो एनर्जी है, जो एक्सपीरियंस है, जो विल टू डू थिंग्स है, आप देखें उसमें भी फ़र्क आता है। और आपका जैसे जैसे रिलेशनशिप पेरेंट्स का इवॉल्व होता है एज अ कपल, उनके चैलेंजेस भी साथ साथ डिफरेंट तरह के आते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स का अपना सब्जेक्टिव एक इन्फ्लुएंस भी उस बच्चे की तरबियत पे डेफिनेटली आता है, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते।
इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है कि हर बच्चा एक अपनी पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है। उस बच्चे के अंदर जो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो लाइक 5 टाइप्स की अगर बाय एंड लार्ज पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो बच्चा अगर सोशल पर्सनैलिटी है उसकी तो वो सोशली एक्टिव होगा, अगर थोड़ा आइसोलेटेड है, अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल का है, या उसका IQ कितना है, उसका EQ कितना है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। फिर बाकी चीज़ें जो है ज़ाहिरी बात है कि सिबलिंग इंटरेक्शन से, अगर एक बच्चा है जो सादा नेचर का, उसमें कोई जेलसी नहीं है, दूसरे बच्चे में थोड़ी सी तबीयत में जेलसी है, वो लेके ही पैदा हुआ है, उस किस्म का उसका जेनेटिक मेकअप है, तो उससे भी रिलेशनशिप के डायनामिक्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। और जैसे हम लोग एडलर की बर्थ ऑर्डर थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें कहते हैं कि पहले बच्चे की ये ट्रेट्स हैं, दूसरे की ये हैं, तीसरे की हैं, वो भी हमें, और ओनली चाइल्ड की स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, तो वो हमें लगता है, मैं अगर आज के टाइम पे भी बात करूं तो मोरल लेस अभी भी वो करेक्ट हैं। अच्छा। हमें नज़र आता है कि फर्स्ट बॉर्न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, उसमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं, आखिरी वाला थोड़ा ज़्यादा पैम्पर्ड होता है, तो वो हम अगर स्टडी करें ना तो हमें अभी भी वो करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स जो एडलर ने दी थी बर्थ ऑर्डर की, वो हमें नज़र आती हैं कि वो अभी भी हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर आमिना, इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला बच्चा होता है ना, माँ बाप उसके साथ खुद बड़े हो रहे होते हैं और बाकी बच्चों को वो बड़ा करते हैं, तो दैट्स वाई हमें एक क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेरिमेंट्स जो हम ना सबसे पहले बच्चे पे कर लेते हैं, सबसे बड़े बच्चे पे, और फिर वो हम लीनियंसी देखते हैं कि वो शो करते हैं बाकी दोनों में, या थोड़ी उनको चॉइसेस देते हैं, तो मतलब उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मलाइज कर देते हैं जो कि पहले बच्चे के लिए नहीं होते, तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो इतनी मज़े की बात है। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दूं तो वी वर 6 सिबलिंग्स, तो मेरी जो सबसे एल्डर सिस्टर है ना, उन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि टाइम के मुताबिक ये कि इस चीज़ की परमिशन देनी है या नहीं देनी, यहाँ पे पढ़ना है या नहीं, सब्जेक्ट खुद चूज करना या नहीं, लेकिन जो लास्ट बॉर्न थे वो तो बिल्कुल ही आराम से बड़े हो गए, उनको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। बहुत सी चीज़ें उनके लिए नॉर्मल होती है, लाइक भाई चप्पल उतार के क्यों नहीं मार रहे इनको, मतलब ये चीज़ नॉर्मल क्यों हो गई है। और फिर बड़े बच्चे की बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ बेहतर भी इसलिए होती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि उसका और पेरेंट्स का एज गैप भी कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी छोटे बहन भाई, और उनकी सुनी भी ज़्यादा जाती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके जो छोटे बहन भाई है उनकी अगर आपके पेरेंट्स अच्छी ना भी बने, तो जो आपका सबसे बड़ा बहन या भाई है उससे बना लो, क्योंकि उससे आपकी बन गई तो फिर आपको ऑटोमेटिकली इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि वो कुछ फ़ायदे भी हैं आपको सबसे बड़ा होने के, कुछ नुकसान भी है, रिस्पांसिबिलिटीज। मुझे लगता है कि आप, जैसे मैं खुद हुआ, आई एम द एल्डेस्ट, तो आप एक पेरेंटिफाइड चाइल्ड बन जाते हो, मतलब अब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कम एज में यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, और आपके अंदर ना एक हर चीज़ को आप प्रॉज एंड कॉन्स देख के चलते हो, जो कि बाकी जो दूसरे तीसरे नंबर पे बच्चे होते हैं वो इस तरह नहीं चलते, उनके लिए हर चीज़ लाइव बस नॉर्मल है। लाइटर नोट पे आपको बात बताती हूँ, एक दफ़ा किसी से मेरी ऐसे ही बात हो रही थी, कुछ स्ट्रेस्ड आउट थी अपने पेरेंट्स की ना, केयर गिविंग के उस टाइम रोल उनका चल रहा था, पेरेंट्स ओल्ड हो चुके थे और वो अकेली उनको सोल टेकर के तौर पे देख रही थी, अब फैमिली भी थी अपनी, मैरिड भी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सारे मज़े तो मेरे बड़े बहन भाइयों ने लूटे हैं, वो तो तब मेरी अम्मी भी जवान होती थी, उनकी हेल्थ भी अच्छी थी, तो वो उनके बच्चे, उनके छिले कटवाए, उनको ख्याल रखा, उनकी शॉपिंगें कराई, अपनी गोदों में खिलाया, और मेरी बारी आने तक पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं और बड़े बहन भाई जो हैं उनके मुकाबले में जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ये कि ज़्यादा मज़े उन्होंने अपने टाइम पे लिए हैं। तो ये बात समहाउ मेरा ख्याल है ठीक भी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू में ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपना, मतलब बचपन ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की जो है वो कंपैरेटिवली ऑब्जर्व किया गया वो ज़्यादा आती हैं। तो एक सवाल आपने पहले किया था कि अगर बच्चे के बिहेवियर की वजह से मदर को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जाए तो उसकी मदर की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें मैं ज़रा आपको थोड़ा सा डिलिबरेट करना चाहूँगी। लास्ट मिनट है जी। ये बड़ा टॉक्सिक एक बिहेवियर है, क्योंकि मदर जो है वो कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट का शिकार रहती है कि ये वाकई मैंने की है, मतलब एक तरह से आपको स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन और सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, और ऑल्सो ये चीज़ अपने घर वालों, अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड के साथ उसके रिलेशनशिप को भी डाउट में और चैलेंज में डाल देती है, अगर वो कॉन्स्टेंटली उसको स्टिग्मेटाइज किया जाए कि बच्चे के हर बिहेवियर की जिम्मेदारी माँ की है, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और अक्सर हम देखते हैं कि माँ अगर किसी चीज़ से मना करे ना तो फ़ौरन सारे भाग के बोलेंगे कि भाई नहीं इस चीज़ से मना नहीं करना है, अगर माँ डांट रही है तो फ़ौरन उसको पैम्पर करने लग जाएंगे, जो कि बाद में अगर फिर बच्चा वही चीज़ें करेगा तो फिर हम देखते हैं कि वही लोग जो है वो भाग के माँ को ब्लेम कर देंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम इसी हवाले से बात करते थे, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर आमिना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।